क्लास फर्स्ट ईयर। आज आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हवाले से कुछ बातें जो है वो आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि 2025 में इस वक़्त जो सिलेबस आपके पास है वो 75% सिलेबस आप कवर करोगे, 25% जो वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है? अब इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं, इसका मतलब कि ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा आपके पास जाने वाला है। यानी आपके पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है वो सब का सब आपने करना है, ठीक है? लेकिन चैप्टर नंबर 6 से लेके ऑनवर्ड्स जो चैप्टर होंगे जो मैं भी मार्क कराऊँगी आपको, उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है। सिलेक्टेड टॉपिक का मतलब होता है कि ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में आपको करने हैं और बाकी सारा जो है वो क्या हुआ है कट डाउन हो गया, ठीक है? तो अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो जो टॉपिक है उसके नेम्स तो मेंशन है, मगर उन टॉपिक्स में कितना कंटेंट कवर हो रहा है वो उनको समझ में नहीं आता, ना ही उससे रिलेटेड आपको कोई गाइड कर रहा होता है, ठीक है? तो आज की जो इस वीडियो है उसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ कि जो टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें कितना कंटेंट कवर हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ चैप्टर नंबर 6 में जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स, ठीक है? अब इसमें देखिए सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? सीधा आ जाएँगे आप पेज नंबर 121 के ऊपर, ठीक है? ये वाला पूरा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, यहाँ देखें, इसमें ये वाला टॉपिक भी कवर होगा आपका सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, इससे रिलेटेड जितनी बातें हैं, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर मोशन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कंप्रेशन है, डिफ्यूजन है, एक्सपेंशन है, मेल्टिंग है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ये आपके पास आ जाता है इसमें से सब्लिमेशंस, ये सब कुछ आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है, आपको जो कह रहा है कि वो क्या आएगा, ये होगा आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वाला, ठीक है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सिर्फ डेफिनेशन जो है इसको देख लीजिएगा। इसमें मज़ीद आपको डिटेल्स जो है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा-सा बस देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आप इसकी तरफ आ जाइए क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं, इसमें आप सब्लिमेशन तक ही बताएँगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैंने जस्ट आपसे इसलिए कहा कि इसको इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लीजिएगा, बाज़-औक़ात ये पेपर में आ जाती है, ठीक है? मज़ीद इसके आगे जो डिटेल्स हैं उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है? इसी चैप्टर की। आप पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जस्ट सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिएगा, तो उससे उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मालूम होनी चाहिए। तो इसमें जस्ट देखिए थोड़ी-सी चीज़ें यानी कि सिमेट्री, अब सिमेट्री की जो काइंड्स हैं वो आपको बतानी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये टॉपिक कवर कर रहा है आप में इसमें ज्योमेट्रिकल शेप है क्रिस्टल्स के, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, क्लेवेज पेन्स हैं, ठीक है? क्रिस्टल ग्रोथ है, एन आइसोट्रोपी है, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये हम कवर करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक है हमारे पास और पॉलीमॉर्फिज्म है। यहाँ तक आकर आपका जो सेकंड टॉपिक है ना ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हम थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट या अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो आएगा, ठीक है? इसके अलावा जो टॉपिक कट गए हैं उससे रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मत कीजिएगा। यहाँ पर आ गए आप क्रिस्टल लैटिस की तरफ, ठीक है? अब क्रिस्टल लैटिस का पूरा टॉपिक है जिसमें ये डेफिनेशन है इसकी, यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? इसकी पूरी वैल्यू निकालनी सिखाता है। नेक्स्ट पेज तक क्या आएगा? ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ से क्लोराइड आयन की डिटर्मिनेशन, सोडियम आयन की डिटर्मिनेशन, क्लोज़ पैकिंग, ठीक है? हेक्सागोनल क्लोज़ पैकिंग, यहाँ से होता-होता ये टॉपिक जो है आपका यहाँ से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक तक फिनिश्ड हो जाता है, ठीक है? इतना आपने कर लेना है, तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें जितना भी टॉपिक है वो सारा कवर हो गया। 3 टॉपिक थे, तीनों मैंने आपको मार्क करा दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 7 है, उसको जल्दी से देखते हैं। यहाँ आ जाए केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह, ठीक है? बुक के हिसाब से देखोगे तो पेज नंबर 140 है ये। सबसे पहले ये वाला टॉपिक होगा जिसमें क्या होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ये पूरा टॉपिक कवर करें आप, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसके बाद है हमारे पास
कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें ये देखिएगा खास तौर पे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन और ये जो रिवर्स रिएक्शन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के फेवरेट सवाल होते हैं इस तरह के, इसको देख लेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जिस पर आ जाइए आप जल्दी से। ये चलता हुआ चला ही जा रहा है फर्स्ट वाला टॉपिक ना अभी, ठीक है। ये होता हुआ जा रहा है, यहाँ से आपके पास नेसेसरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम है। ये फर्स्ट टॉपिक के ही सब टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने आपको मार्क कराए हैं लाइन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव करें आप। बीच में से जितना भी टॉपिक है ना जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह है वो सारा कट के है, ठीक है। वो नहीं आएगा तो मैंने उसको मार्क भी नहीं करा है। फिर आप 151 पर आ जाएं, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम है, यानी ली चैटलर्स का प्रिंसिपल है। ये पूरा आएगा, इसमें इफेक्ट आएगा इसका, यानी यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, यूज ऑफ कैटलिस्ट है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक देखो कवर होता हुआ चला चला आ रहा है यहाँ से। और जहाँ तक भी ये इस टॉपिक की एंडिंग है ना, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। यूज़ ऑफ कैटलिस्ट पर ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसने आपको दिया है, वो कौन-सा है? वो है हेबर प्रोसेस की, ठीक है। ये हेबर प्रोसेस भी पूरा आपको करना है एज़ इट इज़। ज़्यादातर आपको मालूम है कि किसी एक इक्वेशन जो है उसको देकर ये आपसे कहते हैं कि इसमें जो है ना, ली चैटलर का प्रिंसिपल जो है उसको अप्लाई कर दीजिए, और उससे रिलेटेड वो कोई न्यूमेरिकल जो है वो भी दे देते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन जो है उसी को तैयार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ आप हेबर प्रोसेस, ये सीधा-सीधा तो मेरे हिसाब से एक रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है, उसको एज़ इट इज़ रट्टा लगाना है आपने, ठीक है। हेबर प्रोसेस को पूरा देख लीजिएगा, इसमें इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। बुक की वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वरना समझा हुआ तो खुद अपनी वर्डिंग से भी यूज़ कर सकते हैं। वही बेसिक 4 फैक्टर्स हैं, उसी चारों को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा 154 पे टॉपिक है, एज़ इट इज़ चलता चला आ रहा है। हर टॉपिक से रिलेटेड जो है ना डिटेल वीडियो चैप्टर के जो वर्किंग है उसमें आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से मार्किंग करवा रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ कैटलिस्ट तक ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह सब कट डाउन है, इसमें से कुछ भी नहीं करोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये खत्म हो गए इस चैप्टर में, बस इतना ही काम था, 3 टॉपिक थे आपके। नेक्स्ट आ जाओ, इसको ज़रा ध्यान से लगाइएगा। ये चैप्टर है मेरे पास, चैप्टर नंबर 8, ये पेज नंबर 165 पे पहला इसका टॉपिक है, और ये है एसिड बेस एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एक तो ये कि इन सब की जो है ना एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इस तरह का सेल्फ असेसमेंट छोटे-छोटे मार्क्स के साथ आता है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है और कौन से एम्फोटेरिक है। उसके बाद आपके पास एक थ्योरी आ जाती है, ब्रांस्टेड-लोडी थ्योरी, एसिड एंड बेस की स्क्वायर पूरा करोगे आप, ठीक है। और इसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो प्रोटॉन डोनर की, प्रोटॉन एक्सेप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो है। इसके अलावा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड एंड बेस की, वो सब कुछ, यानी जब आपसे उसने कहा कि ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड एंड बेस थ्योरी बताएं, तो उससे रिलेटेड जितना कुछ भी काम है, जब उसकी लिमिटेशन है, वो सब कुछ करनी होती है, ठीक है। आगे देखो जल्दी से। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। इससे रिलेटेड ये देखें चार्ट, देखें इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाज़-औक़ात इसमें से जो क्वेश्चनिंग होती है वो ब्लैंक्स की शक्ल में हमसे पूछ ली जाती है, और उस वक़्त हम एकदम से शॉक हो जाते हैं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो थोड़ा-सा ज़हन में रखिएगा इन चार्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आ गई इसकी लिमिटेशन, यहाँ तक ये हो गया टॉपिक एंड, ठीक है। अब ये तो इसका आप समझ लें दूसरा टॉपिक था जो एंड हो गया। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक अभी और है, वो है लेविस एसिड का, उसकी तरफ चलते हैं हम। जी, ये लेविस एसिड है, बीच में इसमें ना पीएच और पीओएच के टॉपिक्स हैं जो कि आपके कट हो गए हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए अभी, सही है। 173 पर आ जाइए सीधा, यहाँ पे आपके पास सेलिस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस है, पूरा आएगा जिस तरीके से आपने 9th क्लास वगैरह में तैयार किया था ना, पूरी प्रॉपर थ्योरी होती है जिसमें उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसकी जो ये इक्वेशंस होती हैं, आयोनिक इक्वेशंस होती हैं सारी की सारी, इस तरीके से ही बनानी होती है। तो डेविस थ्योरी के बाद आपको एक पार्ट और करना है इसमें, ये है बफर सॉल्यूशंस, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस, पूरा बफर सॉल्यूशंस का जो टॉपिक है वो कवर कीजिएगा। यहाँ तक आ जाइए। यहाँ तक आकर आप ये देखिए इसकी एप्लीकेशन जो है बफर सॉल्यूशंस की, नेक्स्ट पेज पे पेज 175 पर यहाँ तक ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर में कोई और टॉपिक नहीं है, सॉल्ट वगैरह सब कट डाउन है। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाइए, चैप्टर नंबर 9 है, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्किंग। अच्छा, इसमें केमिकल काइनेटिक्स जो है इसको देख लीजिएगा, यानी कि इसको देखने से मुराद है सिर्फ इसकी डेफिनेशन, और इसमें एक इक्वेशन जो है बस इसको ये करना है आपने, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो ज़्यादा बार-बार आते हैं, वो मैं साथ-साथ आपको बताती जा रही हूँ कि उसको ज़्यादा देखें, ठीक है। जो डेफिनेशन वाइज़ उसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी सिर्फ डेफिनेशन वाइज़ आएगा, बोर्ड में है ये भी आपके। आपने क्या करना है, इसकी जैसे डेफिनेशन देनी है,
इसकी इस तरीके से आपने एक जो है इक्वेशन पुट करनी है, यूनिट वगैरह बता देना, ही हो गया आपका बस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? इसको भी टॉपिक को देख लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को उसका ग्राफ जो है इसको ज़हन में रखिएगा और इसको इस तरीके से बनाना होगा। अगर ये शॉर्ट में पूछे तो आपने ग्राफ बनाना होगा, अगर सिर्फ डेफिनेशन में पूछे तो ग्राफ की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? अच्छा जी, इससे रिलेटेड अब और कोई टॉपिक यहाँ पर तो नहीं है, आगे है, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आप सीधा आगे मूव करेंगे, आ जाएँ फ़ौरन ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताएँगे, ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएँगे, ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चन्स में ही आते हैं, कभी-कभी लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, तो एक फैक्टर पूरा डिटेल में पूछते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है? इसके बाद आपके पास सरफेस एरिया है, सही है? सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताना होगा हमें। रेडिएशंस हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ग्राफ देख लीजिएगा, बाज़-औक़ात कोई रीज़न जो इस ग्राफ से रिलेटेड आ जाता है उसको देख लीजिएगा। इन टॉपिक से रिलेटेड जो सेल्फ असेसमेंट्स हैं उसको ही देखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ अब आपके पास उस टॉपिक के बाद जो यहाँ पे मैंने भी ख़त्म कराया था, पेज नंबर 191 पर आना है आपको सीधा और ये वाला टॉपिक है आपके पास है, ये है कैटालिस्ट, ठीक है? इसमें इसकी एक डेफिनिशन आ जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएँगे, इसके काइंड्स आ जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट पेज पर आएँगे देखें। ये सारे के सारे जिसमें पॉजिटिव कैटालिस्ट है आपके पास, नेगेटिव कैटालिस्ट है, होमोजेनस कैटालिस्ट है, इसकी भी मज़ीद टाइप है यानी कि एसिड बेस कैटालिस्ट। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए देखिए ऑटो कैटालिस्ट, इसके बाद हेटेरोजेनस कैटालिस्ट जो दूसरी कैटेगरी है इसकी, उसमें आगे यहाँ तक करेंगे फिर एंजाइम कैटालिस्ट है इसको भी देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाऊँ। बस ये एंजाइम कैटालिस्ट तक यहाँ पे फिनिश्ड हो जाता है टॉपिक, ठीक है? इन ही टॉपिक से रिलेटेड जितने असेसमेंट्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं बस उसको तैयार कीजिएगा, ठीक है? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको ही तैयार कीजिएगा। जी, फाइनली हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, ठीक है? चैप्टर नंबर 10 जो है अब यहाँ से देखिए इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस है। सबसे पहले तो इसको चेक कर लीजिए, ठीक है? ये आएगा पूरा टॉपिक जिसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स ये डेफिनिशन के हिसाब से भी आ सकता है, कभी-कभी इसका कंपैरिज़न भी आ जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही तैयार करना है आपने कि आपके पास कम से कम हर चीज़ के 3-3 4-4 पॉइंट्स हों ताकि अगर कंपैरिज़न लिखना हो तो आप खुद भी लिख सको, सही है? नेक्स्ट पर आ जाओ जल्दी से इस चार्ट को एक नज़र देख लेना, इस तरह के चार्ट जो है बाज़ औक़ात आपके ब्लैंक्स में काम आ जाते हैं। उसके बाद इधर आ जाइए हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स पर आ जाइए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज़ पर आ जाइए, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद ये सब लाइन से होता चला जाएगा आपके पास, ठीक है? जितने भी इसकी सब हेडिंग्स हैं वो सब करेंगे आप। और यहाँ तक आते चले जाएँ, उसके बाद आप इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर तक यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? अच्छा जी, अब आगे आ जाए आप ये सब कुछ छोड़ दीजिएगा जिसमें ये न्यूमेरिकल वाइज़ है ना परसेंटेज कंपोज़िशन या कंसंट्रेशन के यूनिट्स, वो सब कुछ नहीं आएँगे आपके। अब आप डायरेक्ट एक बड़े टॉपिक पर आओगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी बड़ा मतलब एक फ़ेवरेट टॉपिक है 206 पे राउल्ट्स लॉ, ठीक है? ये पूरा प्रॉपर तैयार करना, इसकी इस तरीके से जो फिगर बनी हुई है इसको भी देखना, ये पूरा नेक्स्ट पेज तक जा रहा है। बड़ा आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन होता आसान नहीं है। यहाँ तक ये पूरा टॉपिक है, ठीक है? इसको पूरा कवर करना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो भी आपके पास असेसमेंट्स होंगे या न्यूमेरिकल्स होंगे वही आप करेंगे नेक्स्ट, जो कि राउंड्स के बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कोलॉइड्स, ठीक है? आ जाएँ आप कोलॉइड्स के ऊपर, कोलॉइड्स छोटा ही टॉपिक है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है 212 पर। यहाँ से पूरा टॉपिक है, कोलॉइड्स की डेफिनिशन होनी चाहिए, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ कोई सी 4-5 कर लीजिएगा, ठीक है? काफ़ी होती है। और थोड़ा-सा इस चार्ट को देख लीजिएगा जिसमें टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हैं, ठीक है? एंड फाइनली इट इज़ ओवर। तो यहाँ पे आपके पास सारा का सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि चैप्टर नंबर 10 तक तो हमने मार्क कर लिया। 1 टू 5 पूरा था, 6 टू 10 रिड्यूस था, 11 एंड 12 दैट इज़ टोटली कट डाउन आपके लिए आसानी हो गई, उसका कोई सिरे से ज़िक्र ही मौजूद नहीं है। तो 1 टू 5 आपने पूरा किया, 6 टू 10 आपने सेलेक्टेड किया, जितना रिलेटेड इसमें आर्टिकल में आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, असेसमेंट्स बनते हैं, रीज़न्स बनते हैं, उसी को तैयार कीजिएगा। अच्छे प्रिपरेशंस कीजिएगा, अगर आप मुनासिब समझ रहे हैं तो बेशक इधर-उधर से आप जितने किस्म के मॉडल पेपर हैं उसको तैयार करते रहें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे बेहतर बात यही होती है कि जो टॉपिक्स होते हैं, जो बार-बार आ रहे होते हैं, जो बार-बार आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टीचर्स गाइड कर रहे होते हैं, उसी को तैयार किया कीजिए। 10 ईयर के पेपर्स को एक नज़र देख लिया कीजिए, क्योंकि कोर्स चेंज हुआ है तो आप नई बुक के हिसाब से देखें, जहाँ से पेपर स्टार्ट होते हैं, मॉडल पेपर्स हैं, उन्हीं को चेक करें और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर वो रिड्यूस सिलेबस में भी मौजूद है, तो उन्हीं को ज़्यादा तैयार कीजिए, उन्हीं के आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? मज़ीद मैं आपको बार-बार एक ही बात कहती हूँ कि जो भी पेपर बनता है ना, वो आपके बुक
इसमें जितने भी सेल्फ असेसमेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा उसी में से बनता है। आउट ऑफ पेपर तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनता, ठीक है? तो इस पे अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से उसको प्रिपेयर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ में शेयर कर लिया कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए कि बहुत सारी अच्छी तैयारी कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।